अगर हम एक विश्लेषणात्मक नजरिए से देखें तो विज्ञान में हर एक प्रयोग, हर एक थ्योरी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर टिकी है, और वो है सटीक माप यानी मेजरमेंट। हाँ, क्योंकि बिना एक पक्के स्टैंडर्ड के कोई भी वैज्ञानिक दावा सिर्फ एक अंदाजा ही तो है। बिल्कुल। ये जानना बहुत जरूरी है कि इंसानियत ने तुलना करने से शुरुआत की थी और आज हम क्वांटम लेवल तक पहुंच गए हैं। तुलना करना, ये बहुत सही वर्ड है। अगर हम इन नोट्स के बिल्कुल बेसिक्स पर जाएं, तो मेजरमेंट का असली मतलब ही कंपैरिजन है। कंपैरिजन। जैसे अगर हमें किसी कपड़े की लंबाई मापनी है, तो हम क्या करते हैं? हम एक मीटर स्केल लेते हैं, जिसे हम एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी मान चुके हैं, और फिर देखते हैं कि वो कपड़ा उस स्केल के मुकाबले कितना लंबा है। एग्जैक्टली। नोट्स में इसके लिए एक बड़ा ही सीधा फॉर्मूला है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बराबर होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट के गुणांक के। यानी अगर कपड़ा 5 मीटर है तो 5 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर उसकी यूनिट हो गई। हाँ, पर यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि हम उस यूनिट को चुनते कैसे हैं। मतलब एक यूनिट को यूं ही हवा में तो नहीं चुना जा सकता ना। तो इसके पीछे क्या लॉजिक होता है? वैज्ञानिक रूप से एक आदर्श यूनिट की कुछ बहुत सख्त शर्तें होती हैं। सबसे पहले, इसे सुविधाजनक होना चाहिए। दूसरा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, ये रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए। मतलब दुनिया की किसी भी लैब में इसे दोबारा बनाया जा सके। अच्छा। और सबसे जरूरी बात, समय, जगह या मौसम के साथ इस यूनिट की वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए। ये पृथ्वी पर भी वही रहे और अगर हम मंगल ग्रह पर जाएं तो वहां भी वही रहे। ये मंगल ग्रह वाली बात तो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, इतिहास में अगर हम पीछे जाएं तो इंसान तो अपनी उंगलियों से, बालिश से या अपने कदमों से भी नाप लिया करते थे ना। हाँ, बिल्कुल नापते थे। तो वो सब भी तो एक तरह की यूनिट्स ही थी। तो फिर हमें अलग अलग सिस्टम बनाने की और इतनी माथापच्ची करने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे क्योंकि इंसान के शरीर के हिस्से कोई स्टैंडर्ड थोड़ी ना होते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक राजा के कदम बहुत लंबे हैं और व्यापारी के कदम छोटे हैं। ओहो, हाँ। अब जमीन का सौदा होगा तो बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। व्यापार और विज्ञान में एकरूपता यानी यूनिफॉर्मिटी बहुत जरूरी होती है। सेंस बनता है। इसीलिए इतिहास में अलग अलग देशों ने अपने अपने सिस्टम बनाए। उदाहरण के लिए फ्रांस में सीजीएस सिस्टम बना, जिसका मतलब था सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। और ब्रिटेन वालों ने क्या किया? ब्रिटेन ने अपना एक अलग ही रास्ता चुना, जिसे एफपीएस सिस्टम कहा गया, यानी फुट, पाउंड और सेकंड। अच्छा, एफपीएस। और फिर एक और सिस्टम आया, एमकेएस सिस्टम, जिसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड का इस्तेमाल होता था। बाप रे, ये तो बहुत भयानक कंफ्यूजन वाली स्थिति है। मतलब अगर कोई फ्रेंच इंजीनियर किसी ब्रिटिश इंजीनियर के साथ मिलकर कोई पुल बनाने की कोशिश करे, तो आधा पुल फुट और पाउंड में डिजाइन होगा और आधा सेंटीमीटर और ग्राम में। और पता है, ये सिर्फ एक मजाक नहीं है। इतिहास में सच में ऐसी वैज्ञानिक दुर्घटनाएं हुई हैं जहां यूनिट्स के कंफ्यूजन की वजह से बड़े बड़े स्पेस मिशंस तक फेल हो गए हैं। माय गॉड। सिर्फ यूनिट्स की वजह से। Yes. हाँ, इसीलिए इस अराजकता को खत्म करने के लिए 1960 में वैज्ञानिकों की एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। अच्छा। और उन्होंने तय किया कि पूरी दुनिया के लिए सिर्फ एक ही ग्लोबल सिस्टम होना चाहिए। और तब जन्म हुआ एसआई सिस्टम का, जिसे फ्रेंच में सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। तो फाइनली हमारे पास एक यूनिवर्सल भाषा आ गई। और इन नोट्स के मुताबिक इस एसआई सिस्टम को दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया है, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। बिल्कुल। मुझे इसे समझने के लिए एक एनालॉजी बहुत पसंद आती है। फंडामेंटल यूनिट्स ना बिल्कुल लेगो ब्लॉक्स की तरह। अरे वाह, ये एनालॉजी एकदम सटीक है। फंडामेंटल यूनिट्स विज्ञान की वो बुनियादी ईंटें हैं जो किसी और चीज से नहीं बनती। मतलब वो इंडिपेंडेंट है। हाँ, ये पूरी तरह से आजाद है। हमारे पास कुल 7 फंडामेंटल लेगो ब्लॉक्स हैं। लंबाई के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, तापमान के लिए केल्विन। 4 हो गए। और चीजों की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पेयर और रोशनी की चमक यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। बस 7। मतलब पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड और हमारी सारी जटिल इंजीनियरिंग सिर्फ इन 7 ब्लॉक्स पर टिकी है। हाँ, और इनके साथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं, एंगल नापने के लिए रेडियन और सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन। बाकी आप विज्ञान में जितनी भी यूनिट सुनते हैं ना, वो सब डिराइव्ड यूनिट्स हैं।
अच्छा, वो इन्हीं ब्लॉक्स को आपस में जोड़कर बनती हैं। जैसे अगर मुझे किसी कमरे का एरिया निकालना है तो एरिया कोई फंडामेंटल चीज नहीं है। मैं लंबाई को चौड़ाई से गुणा करूंगा, यानी मीटर गुणा मीटर, बिल्कुल। तो मेरी यूनिट बन जाएगी मीटर स्क्वायर। मतलब मैंने दो फंडामेंटल ब्लॉक्स को जोड़ा और एक नई डिराइव्ड यूनिट बना ली। एकदम सही। और स्पीड को नापना हो तो लंबाई को समय से डिवाइड कर देते हैं, जिससे मीटर प्रति सेकंड बन जाता है। हाँ, लेकिन अगर हम इस पूरी व्यवस्था की जड़ में जाएं, तो कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। चलिए उन बुनियादी लेगो ब्लॉक्स में से सबसे पहले वाले की बात करते हैं, लंबाई यानी लेंथ। ये कहानी मुझे सच में बहुत फैसिनेटिंग लगती है। अगर हम 18वीं या 19वीं सदी की बात करें तो उस समय दुनिया के लिए 1 मीटर आखिर क्या था? 1889 में 1 मीटर की परिभाषा बहुत ही भौतिक थी। पेरिस के पास सिवरेज नाम की जगह पर इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स की एक तिजोरी में एक छड़ रखी हुई थी। एक छड़? हाँ, ये छड़ प्लैटिनम और इरिडियम के एक खास अलॉय से बनी थी। 90% प्लैटिनम और 10% इरिडियम। उस छड़ पर 2 निशान लगे थे। ओके। और ये तय किया गया कि ठीक 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उन 2 निशानों के बीच की दूरी ही दुनिया का 1 मीटर होगी। लेकिन रुकिए, ये तो बहुत रिस्की है। एक धातु की छड़ चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, उस समय के साथ खराब तो हो ही सकती है। बिल्कुल। अगर उसमें जंग तो नहीं लगेगा क्योंकि वो प्लैटिनम है। लेकिन अगर कोई उसे साफ करते वक्त एक छोटी सी खरोच लगा दे या तापमान बदलने से वो हल्का सा फैल जाए या सिकुड़ जाए। यही तो विज्ञान के लिए सबसे बड़ा डर था। अगर वो छड़ 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा भी बदल गई ना, तो पूरी दुनिया का आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और साइंस बदल जाएगा। बाप रे। इसीलिए बाद में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी चीज की तलाश शुरू की जिसे कोई खरोच ना सके, जो कभी न बदले। और वो चीज क्या थी? शुरुआत में 1960 के दशक में उन्होंने इसे क्रिप्टन 86 नाम की एक गैस की लाइट वेवलेंथ से जोड़ा। लेकिन फिर 1983 में विज्ञान ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई। उन्होंने मीटर को एक इंसान की बनाई हुई छड़ से हटाकर ब्रह्मांड के सबसे बड़े सच से जोड़ दिया। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच मतलब प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट। एग्जैक्टली। वाह, तो मतलब अब हम किसी छड़ पर निर्भर नहीं हैं। अब हमने ये तय कर लिया कि प्रकाश वैक्यूम में 1 सेकंड के लगभग 30 करोड़वें हिस्से में जितनी दूरी तय करता है वही 1 मीटर है। हाँ, सटीक रूप से कहें तो 1 सेकंड के 2,99,97,458वें हिस्से में। कमाल है, क्योंकि प्रकाश की गति इस ब्रह्मांड का एक अटल नियम है। वो न कभी धीमी होती है न तेज। और इसी एक कदम ने हमारे मीटर को हमेशा के लिए अमर कर दिया। लेकिन देखिए, मीटर हर जगह काम नहीं आता। वो कैसे? जब हम ब्रह्मांड को देखते हैं तो एक्सट्रीम्स ऑफ मेजरमेंट यानी चरम दूरियों की बात आती है। अंतरिक्ष बहुत बड़ा है और वहां मीटर टेप लेकर तो घुमा नहीं जा सकता। हाँ बिल्कुल। नोट्स में इसके लिए कुछ बहुत ही शानदार यूनिट्स दी गई हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी AU। मुझे लगता है ये हमारे सोलर सिस्टम के अंदर दूरियां नापने के लिए है ना? सही कहा। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब है पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी, जो कि काफी ज्यादा होगी। हाँ, ये लगभग 1.5 गुना 10 की पावर 11 मीटर होती है। जब हम कहते हैं कि कोई ग्रह सूर्य से 5 AU दूर है, तो इसका मतलब है कि वो पृथ्वी के मुकाबले सूर्य से 5 गुना ज्यादा दूर है। और अगर हमें सोलर सिस्टम से बाहर जाना हो तो हम लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। यानी प्रकाश, जो ब्रह्मांड में सबसे तेज चीज है, वो एक पूरे साल में जितनी दूरी तय करता है उसे एक लाइट ईयर कहते हैं। और पता है, तारों और गैलेक्सीज के बीच की दूरी मापने के लिए इससे भी एक बड़ी यूनिट है, पारसेक। एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर्स होते हैं। पारसेक? ये नाम तो बहुत सी साइंस फिक्शन फिल्मों में सुना है, लेकिन नोट्स में इसके आगे कुछ पैरालैक्स और आर्क सेकंड लिखा है। ये पैरालैक्स आखिर काम कैसे करता है? मतलब हम बिना वहां गए तारों की दूरी कैसे नाप लेते हैं? इसे समझने के लिए ना एक बहुत आसान सा प्रयोग करते हैं। चलिए। अगर हम अपनी एक आंख बंद करें और अपने हाथ के अंगूठे को अपने चेहरे के सामने रखें और फिर वो आंख खोलकर दूसरी आंख बंद करें, तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे अंगूठा पीछे की दीवार के मुकाबले अपनी जगह से खिसक गया है। एग्जैक्टली। इसी को पैरालैक्स कहते हैं। अंगूठा तो वहीं रहता है, लेकिन हमारा देखने का एंगल बदल जाता है। अरे वाह, समझ गया। अब इसी लॉजिक को अंतरिक्ष पर लागू करते हैं। हमारी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है। वैज्ञानिक किसी दूर के तारे को जनवरी में देखते हैं। ठीक है। फिर 6 महीने बाद
जब पृथ्वी सूर्य के दूसरी तरफ होती है, यानी जुलाई में, तब उसी तारे को दोबारा देखते हैं। ओके, तो पृथ्वी ने अपनी जगह बदल ली। बिल्कुल, जैसे हमारी दो अलग-अलग आंखें। तो वो तारा भी पीछे के बैकग्राउंड के मुकाबले थोड़ा खिसका हुआ नजर आता है। ओहो, तो उस खिसकने के एंगल को नापकर थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाकर हम सटीक दूरी निकाल लेते हैं। ये तो जीनियस है। कल 1 आर्क सेकंड के बराबर होता है, जो कि 1 डिग्री का बहुत ही छोटा हिस्सा होता है। तो उस दूरी को एक पारसेक कहा जाता है। कमाल है। बड़े पैमाने पर तो हमने नाप लिया, लेकिन अगर हमें बहुत छोटी चीजें मापनी हो, जैसे कोई वायरस या कोई एटम, उसके लिए हम माइक्रोन का इस्तेमाल करते हैं, जो 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा होता है। 10 लाखवां हिस्सा? हाँ, और उससे भी छोटा नैनोमीटर होता है, जो 10 की पावर -9 मीटर है। और अगर हमें किसी एटम के बिल्कुल बीचों बीच उसके न्यूक्लियस का आकार मापना हो, तो हम फर्मी का इस्तेमाल करते हैं। एक फर्मी 10 की पावर -15 मीटर के बराबर होता है। एक फर्मी से लेकर 1 पारसेक तक इंसानी दिमाग का विस्तार सच में हैरान कर देने वाला है। चलिए, लंबाई की समस्या तो सुलझ गई, लेकिन अब वापस आते हैं हमारे आज की चर्चा की शुरुआत वाली कहानी पर। वो पेरिस वाला सिलेंडर। हाँ, वो पेरिस में रखा ले ग्रांड क, यानी 1 किलोग्राम का सिलेंडर, जो अपना वजन खो रहा था। जी हाँ, जैसे मीटर के लिए प्लैटिनम की छड़ थी, वैसे ही मास के लिए 1889 से वही सिलेंडर 1 किलोग्राम का वैश्विक स्टैंडर्ड था। लेकिन धातु तो धातु है, भले ही उसे 3-3 कांच के जारों में लॉक करके रखा गया था, फिर भी दशकों में हवा के सूक्ष्म कणों या एटॉमिक लेवल के बदलावों के कारण उसका मास बदलने लगा। और मास बदलने का मतलब है कि दुनिया का हर कांटा, हर तराजू, हर दवा की डोज गलत हो सकती है। बिल्कुल। तो वैज्ञानिकों ने किलोग्राम को कैसे फिक्स किया? क्या इसके लिए भी उन्होंने प्रकाश की गति जैसी कोई चीज खोजी? हाँ, मई 2019 में विज्ञान जगत में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। वैज्ञानिकों ने किलोग्राम को किसी भी भौतिक वस्तु से हमेशा के लिए आजाद कर दिया। वाव। अब 1 किलोग्राम किसी सिलेंडर का वजन नहीं है, इसे क्वांटम फिजिक्स के एक बेहद मूलभूत स्थिरांक से जोड़ दिया गया है, जिसे प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। ये नाम तो बहुत भारी है, प्लैंक कांस्टेंट। लेकिन इसे नापते कैसे हैं? अगर हमारे पास कोई वजन ही नहीं है, तो हम किलोग्राम बनाएंगे कैसे? इसके लिए ना एक जादुई सी मशीन बनाई गई, जिसे किबल बैलेंस कहते हैं। किबल बैलेंस? हाँ, इसे समझने के लिए एक पुराने तराजू की कल्पना कीजिए। पुराने तराजू में हम एक तरफ सब्जी रखते हैं और दूसरी तरफ लोहे का 1 किलो का बांट रखते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है दुकानों पर। जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि सब्जी 1 किलो है। अब किबल बैलेंस में हम उस लोहे के बांट को हटा देते हैं। अच्छा, तो बांट की जगह क्या आता है? उसकी जगह हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाते हैं। जब हम उस मैग्नेट में करंट पास करते हैं, तो वो एक अदृश्य फोर्स पैदा करता है, जो तराजू के पलड़े को नीचे खींचता है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बिल्कुल, हम करंट को बहुत ही सटीकता से नाप सकते हैं। जब वो मैग्नेट वाली फोर्स ठीक उस चीज के बराबर हो जाती है जो हमें तौलनी है, तो हम उस करंट और वोल्टेज की मदद से प्लैंक कांस्टेंट का इस्तेमाल करके एकदम सटीक मास निकाल लेते हैं। ये तो माइंड ब्लोइंग है यार। मतलब अब हम मास को तोलने के लिए किसी पत्थर या लोहे का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि बिजली, मैग्नेटिज्म और क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अब कोई भी पेरिस का सिलेंडर खराब हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मास के भी छोटे बड़े पैमाने होते होंगे ना? हाँ, बिल्कुल। एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का मास नापने के लिए एटॉमिक मास यूनिट का इस्तेमाल होता है, जो कार्बन 12 एटम पर आधारित है। और अगर पूरी गैलेक्सी या सितारों का वजन नापना हो, तो हम सोलर मास का उपयोग करते हैं, जो सीधे हमारे सूर्य के वजन के बराबर होता है। सही है। अब आते हैं हमारी तीसरी सबसे जरूरी फंडामेंटल यूनिट पर, समय, यानी टाइम। मुझे लगता है समय नापना सबसे आसान रहा होगा। सूरज उगता है, डूबता है और एक दिन पूरा हो जाता है। विज्ञान में जो चीज सबसे आसान लगती है ना, वही सबसे बड़ा धोखा देती है। अरे, ऐसा क्यों? सदियों तक इंसान ने समय को पृथ्वी के घूमने पर ही नापा। हमने एक दिन को मीन सोलर डे कहा और उसे 24 घंटों में, फिर मिनटों में और फिर 86,400 सेकंड्स में बांट दिया। इसमें क्या समस्या थी? पृथ्वी तो लगातार घूम ही रही है। समस्या ये थी कि पृथ्वी कोई परफेक्ट मशीन नहीं है। चांद की ग्रेविटी, महासागरों की लहरें और पृथ्वी के अंदर का लावा, इन सब की वजह से पृथ्वी के घूमने की गति धीरे धीरे कम हो रही है। अच्छा। और तो और, कभी-कभी भूकंप आने पर यह गति अचानक थोड़ी सी बढ़ भी जाती है। ओहो, मतलब अगर हमारी पृथ्वी कभी तेज और कभी धीरे घूम रही है, तो हमारा 1 सेकंड भी कभी लंबा और कभी छोटा हो रहा था। सटीक।
और विज्ञान के लिए एक रबड़ की तरह खिंचने वाला सेकंड किसी काम का नहीं था। इसीलिए 1964 में एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ। क्या बदलाव? समय को भी अंतरिक्ष की उस शांति से जोड़ा गया जो कभी नहीं बदलती। यानी एटम्स की दुनिया? वैज्ञानिकों ने सीजियम 133 नाम के परमाणु को चुना। सीजियम 133 ही क्यों? क्योंकि जब इस परमाणु को ऊर्जा दी जाती है तो ये एक बहुत ही नियमित गति से वाइब्रेट करता है। जैसे किसी घड़ी का पेंडुलम हिलता है, वैसे ही ये परमाणु हिलता है। और ये कंपन पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं बदलता। वैज्ञानिकों ने तय किया कि जब सीजियम 133 परमाणु ठीक 9,19,36,31,770 बार कंपन करेगा तो उस अंतराल को 1 सेकंड माना जाएगा। 9 अरब से ज्यादा वाइब्रेशंस, और वो भी सिर्फ 1 सेकंड में। ये एटॉमिक हार्टबीट सच में विज्ञान का चमत्कार है। और इसी से हमारी घड़ियां और जीपीएस इतने सटीक चलते हैं। समय की बात हो रही है तो इन नोट्स में कैलेंडर और लीप ईयर का भी एक बहुत ही मजेदार गणित दिया गया है। हाँ, वो भी बहुत दिलचस्प है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर ठीक 365.25 दिनों में लगाती है। और वो जो 0.25 दिन यानी 1/4 दिन बच जाता है, हम उसे 4 साल तक जोड़ते हैं और हर चौथे साल फरवरी में एक अतिरिक्त दिन जोड़कर उसे लीप ईयर बना देते हैं। लेकिन ये सच का सिर्फ एक हिस्सा है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि पृथ्वी का रेवोल्यूशन पीरियड वास्तव में 365.25 दिन नहीं है। तो कितना है? असल में ये लगभग 365.2422 दिन है। 365.2422 दिन। तो इसका मतलब है कि जब हम हर 4 साल में पूरा एक दिन जोड़ रहे होते हैं तो हम कैलेंडर में जरूरत से थोड़ा सा ज्यादा समय जोड़ रहे होते हैं। एकदम सही पकड़े हैं। और अगर हम ऐसा ही चलने दें तो सैकड़ों सालों बाद हमारा कैलेंडर मौसम से बिल्कुल अलग हो जाएगा। मतलब दिसंबर में सर्दियां आने के बजाय गर्मियां आने लगेंगी। बाप रे! तो इस एक्स्ट्रा टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है? इसके लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में एक शानदार नियम बनाया गया है। नियम ये है कि हर चौथा साल जो 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर होगा। हाँ, ये तो पता है। लेकिन जो शताब्दी वाले साल होते हैं यानी सेंचुरी ईयर्स, जैसे 1700, 1800, 1900, भले ही वे 4 से डिवाइड हो जाएं, वे लीप ईयर नहीं होंगे। लेकिन एक मिनट, मुझे अच्छे से याद है कि साल 2000 तो एक लीप ईयर था। हाँ, क्योंकि इस नियम का एक और क्लॉज है। वो क्या है? जो शताब्दी वाले साल 400 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 1600 या 2000, वो लीप ईयर होते हैं। इसीलिए 1900 लीप ईयर नहीं था, लेकिन 2000 था। ओहो। और भविष्य में साल 2100 एक लीप ईयर नहीं होगा। ये छोटा सा गणित हमारे इंसानी कैलेंडर को ब्रह्मांड के समय के साथ बिल्कुल सटीक तालमेल में रखता है। ये सच में हैरान करने वाला है। हमने ब्रह्मांड को मापना सीख लिया, उसके लिए लेगो ब्लॉक्स बना लिए, लेकिन इस डीप डाइव के आखिरी हिस्से में एक बहुत ही अजीब लेकिन जरूरी चीज है। वो रूल्स। हाँ, इन यूनिट्स को लिखने का सख्त व्याकरण, यानी रूल्स ऑफ द गेम। ये हिस्सा भले ही ग्रामर जैसा लगे, लेकिन विज्ञान में इसका पालन करना जीवन और मृत्यु का सवाल हो सकता है। बिल्कुल। वैज्ञानिक समुदाय ने यूनिट्स को लिखने के कुछ बेहद सख्त नियम बनाए हैं। एक छोटी सी गलती और किसी दवा का डोज 10 गुना बढ़ सकता है। तो चलिए इन नियमों को डिकोड करते हैं। पहला नियम मुझे बड़ा दिलचस्प लगा, जो प्रतीकों यानी सिंबल्स के बारे में है। नियम कहता है कि अगर किसी यूनिट का नाम किसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है तो उसका सिंबल कैपिटल लेटर में होगा। बिल्कुल। जैसे फोर्स की यूनिट वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के सम्मान में है तो उसका सिंबल कैपिटल N होगा। लेकिन अगर यूनिट का नाम वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है, जैसे मीटर या सेकंड, तो उनका सिंबल हमेशा छोटे अक्षर यानी स्मॉल लेटर M और S होगा। लेकिन इसमें एक बड़ा ही मजेदार अपवाद भी तो है, लीटर का। लीटर किसी इंसान का नाम नहीं है तो कायदे से इसका सिंबल छोटा L होना चाहिए था। सही कहा। और शुरुआत में ऐसा ही था, लेकिन टाइपराइटर और प्रिंटिंग के दौर में एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम? छोटा L दिखने में बिल्कुल नंबर 1 या कैपिटल I जैसा लगता था। अरे हाँ। अगर किसी डॉक्टर ने 11 लीटर लिखने के लिए 11L लिखा तो वो पढ़ने में 111 लग सकता था। इस जानलेवा कंफ्यूजन से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने नियम को दरकिनार किया और लीटर का सिंबल कैपिटल L कर दिया। ये बहुत लॉजिकल है। अच्छा, दूसरा नियम ये कहता है कि जब हम यूनिट का पूरा नाम लिखते हैं, चाहे वो किसी वैज्ञानिक के नाम पर ही क्यों ना हो, वो हमेशा छोटे अक्षर से ही शुरू होगा। जी हाँ।
अगर हमें 10 न्यूटन फोर्स लिखना है तो पूरा नाम लिखते समय हम उसे स्मॉल n से न्यूटन लिखेंगे। कैपिटल N से न्यूटन लिखने का मतलब होगा कि आप खुद उस इंसान यानी वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, कल्पना कीजिए कोई अपने रिसर्च पेपर में लिख दे कि मैंने बॉक्स को धकेलने के लिए 10 कैपिटल न्यूटन का इस्तेमाल किया। लोग सोचेंगे कि 10 वैज्ञानिक न्यूटन की क्लोनिंग करके उनसे बॉक्स धकेलवाया जा रहा है। हाँ, यही कारण है कि ये व्याकरण इतना महत्वपूर्ण है। एक और बहुत ही आम गलती जो लोग करते हैं वो है यूनिट्स के सिंबल्स को प्लूरल में लिखना। हाँ, अक्सर लोग सोचते हैं कि 10 मीटर है तो m के आगे s लगाकर उसे प्लूरल बना देते हैं। ये तो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि विज्ञान की भाषा में m के साथ s लगा देने से वो बहुवचन नहीं बनता, बल्कि ms का मतलब मिलीसेकंड हो जाता है। आपने लंबाई की यूनिट को समय की यूनिट में बदल दिया। बिल्कुल। और एक आखिरी नियम यह है कि हम कभी भी एक सिंबल के साथ 2 प्रीफिक्स एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब अगर मुझे 10 की पावर 9 वॉट दर्शाना है तो मैं उसे गीगावॉट लिखूंगा। मैं स्मार्ट बनने के लिए उसे किलो मेगावॉट नहीं लिख सकता। एकदम सही। चलिए, तो अब इस पूरे सफर को समेटते हैं।